बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद वकास। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर पे डिटेल में बात की थी। आज के टॉपिक में हमने फंक्शंस ऑफ द किडनी या फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन्स के हवाले से बात करनी है। तो यहाँ पे एक बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम फंक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो दो तरह के फंक्शन हैं जो नेफ्रॉन या किडनीज के थ्रू प्ले किए जाते हैं। दो तरह के रोल्स हैं। नंबर वन, यूरिन फॉर्मेशन, और नंबर टू, ऑस्मोरेगुलेशन। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो किडनी के हवाले से डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन और यूरिन फॉर्मेशन। ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन जो है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इसके स्ट्रक्चर को समराइज कर लेते हैं। बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो ब्लू कलर में यू शेप की ट्यूब है जिसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है जहां पे डिफरेंट नेफ्रॉन एंडिंग्स है और काफी सारी नेफ्रॉन्स आके ओपन होती हैं। ये यूरिन को कलेक्ट करने के बाद रीनल पैल्विस में लेकर जाएगी और रीनल पैल्विस के थ्रू फिर ये यूरिन जो है यूरेटर्स के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। इसके साथ जो ब्लड सप्लाई है, अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड जो है वो एंटर होता है बोमेन्स कैप्सूल में। जो नेटवर्क बनता है ब्लड कैपिलरीज का दैट इज ग्लोमेरुलस। इसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू ये ब्लड इस बोमेन्स कैप्सूल से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे आके दो डिविजन्स बनाता है। एक नेटवर्क पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का है जो सराउंड करता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को, और दूसरा नेटवर्क लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। जो नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स के रीजन में हैं उन्हें कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पर हैं उन्हें कहते हैं जुक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले या वासा रेक्टा को डिफाइन करना मुश्किल है, जबकि जुक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों को डिफाइन किया जाता है। अब इस ट्यूब्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देख लें, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रही है इसकी लिम्ब, ये नीचे की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ये लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक आपको नजर आएगी डिसेंडिंग लिम्ब, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इस डिसेंडिंग लिम्ब को अगर हम स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये थिनर है, इसकी वॉल थिनर है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट अलाउज ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर को अलाउ करती है। दूसरी है असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रही है। असेंडिंग लिम्ब जो है ये थिकर है, इसकी वॉल थिकर है, सो इट डू नॉट अलाउ ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर को कभी भी अलाउ नहीं करेगी। ठीक है भाई। अब अगर हम इनकी ब्लड वेसल्स को देखें तो ये जो अफरेंट आर्टेरियोल है इसके और इफरेंट आर्टेरियोल के डायामीटर में फर्क है। ठीक है, प्रेशर जो है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब ये है कि एरिया वाइडर होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो अफरेंट आर्टेरियोल्स का जो एरिया है वो कंपैरेटिव टू इफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ग्लोमेरुलस के रीजन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ग्लोमेरुलस के रीजन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एरियाज ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है भाई। अब यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन का। प्रेशर फिल्ट्रेशन, अब आप ये देखें कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल,
इसकी जो इनर वॉल है इसके साथ साथ यहां पे आपको सेल्स नजर आएंगे। ये पोरस सेल्स हैं और इन पोरस सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। ये सेल हैं, इनको कहते हैं पोडोसाइट्स, और ये दरमियान में पोरस वॉल्स बनती हैं। तो ये पोरस वॉल्स यूं समझ लें कि एक छलनी का या फिल्टर का काम कर रही है। ये वो पोर्स हैं जहां से फिल्ट्रेशन हो सकती है, ये वो पोर्स हैं जहां से फिल्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है भाई। अब जब ब्लड एंटर होगा थ्रू ग्लोमेरुलस, प्रेशर इसका ज्यादा है। प्रेशर क्या है यहां पे, इस रीजन में ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद जो वेस्ट है या सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। और इस बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन प्रोसेस जनरेट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब अगर इस प्रेशर फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया जाए तो हम ये देखेंगे कि ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है, इस प्रेशर फिल्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल यहां पे ये ब्लड वेसल है, यहां पे ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल से जो डिफ्यूजन होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से, वो डिफ्यूजन होती है वाटर, साल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट की, अलॉन्ग विद अमाइनो एसिड्स। ठीक है। इस ब्लड वेसल से जो फिल्ट्रेशन होगी वाटर, साल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट अलॉन्ग विद अमाइनो एसिड्स इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। बट प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड, प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड, क्योंकि फिल्ट्रेशन होनी है इन पोर्स से, और पोर्स का साइज जो है वो फिल्ट्रेशन को डिफाइन करेगा कि किन मॉलिक्यूल्स की फिल्ट्रेशन पॉसिबल है और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो साइज ऑफ द पोर्स के मुताबिक ओनली द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन बी फिल्टर्ड। ठीक है। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट एंटर होता है बोमेन्स कैप्सूल में, इट इंक्लूड वाटर, साल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमाइनो एसिड्स एंड मे आल्सो इंक्लूड द ग्लूकोज, मे आल्सो इंक्लूड द ग्लूकोज। ठीक है भाई। इसका मतलब यह हुआ कि पहले स्टेप में जब प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स व्हिच इज द नीड ऑफ द बॉडी इज आल्सो बीइंग फिल्टर्ड ओवर हियर। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद सिर्फ वेस्ट नहीं फिल्टर होता, बल्कि कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स भी फिल्टर होते हैं। अब अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो चुके हैं और वापस नहीं आते, तो फिर तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू लूज अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। तो इस डेफिशिएंसी को तो हो सकता है कि हम ज्यादा अरसे तक सर्वाइव ही ना कर सकें। इसलिए प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है इट टेक्स प्लेस एट द ट्यूबुलर रीजन्स, इट टेक्स प्लेस एट द ट्यूबुलर रीजन्स, but mostly the selective reabsorption takes place at proximal convoluted tubule। मोस्टली जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। ठीक है भाई। अब यहां पे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, लेट्स से कि हमारे पास ये कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है इस तरह से। अब क्या होगा कि यहां पर जो ब्लड सप्लाई है, आपको पता है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की ब्लड सप्लाई है। ठीक है। यहां पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की ब्लड सप्लाई, आप देखें फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है। तो अब क्या होगा, अब यहां से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। किसकी तरफ होगी? द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टुवर्ड्स
ब्लड वेसल्स की तरफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी. दिस टाइम द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स along with significant quantity of water and salts will take place. ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी. और चूंकि सिलेक्टिव प्रोसेस है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को रीअब्जॉर्ब करना. इट मींस कि अब इस ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? द लेफ्ट बिहाइंड इज वाटर, साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. यहां पर जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की फिल्ट्रेशन हुई थी, ये रीफिल्ट्रेशन के बाद या रीअब्जॉर्प्शन के बाद वापस ब्लड की तरफ जा चुके हैं. ठीक है, अब इस ट्यूबुलर रीजन के अंदर मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट है अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड साल्ट्स. इसका मतलब यह है कि अब इस ट्यूबुलर रीजन में किसी हद तक यूरिन की फॉर्मेशन हो चुकी है. किसी हद तक यूरिन की फॉर्मेशन हो चुकी है. अब इस यूरिन में मौजूद जो वाटर और सॉल्ट्स हैं, इनको फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू बैलेंस किया जाएगा और यहां पे मौजूद वाटर और सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी, जिसको ऑस्मोरेगुलेशन बोला जाता है. ठीक है, लेकिन अभी यहां पे एक बात और बड़ी जरूरी है, और वो ये कि यूरिन जो है, यूरिन इसकी एसिडिक पीएच का होना जरूरी है. इसकी एसिडिक पीएच क्यों जरूरी है? इसका जवाब आपको फर्स्ट ईयर इम्यूनिटी के चैप्टर से मिल सकता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. वहां पर आपको यह बात पढ़ाई जाती है कि हमारी बॉडी में जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सटर्नल आउटर एनवायरनमेंट की तरफ ओपन होते हैं, इन पार्ट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई किसी भी टाइम पे अटैक कर सकते हैं. लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एसिडिक पीएच को ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इसलिए जो ओपनिंग्स ऑफ द बॉडीज हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस, सलाइवा, सीलिया, हेयर. ठीक है, तो ये जो यूरिनरी ट्रैक की ओपनिंग है, जाहिर है इस ओपनिंग में इस तरह की सिक्रीशंस हो नहीं सकती. तो इस ओपनिंग के थ्रू जो यूरिन पास करता है, इसकी पीएच को एसिडिक पीएच में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि बाहर से आने वाला कोई भी जर्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पार्टिकल उस एसिडिक पीएच की वजह से या तो वहीं पे मर जाए या फिर आगे ट्रैवल ना कर सके. ठीक है भाई, इसलिए जो तीसरा स्टेप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्यूबुलर सिक्रीशंस. ट्यूबुलर सिक्रीशंस. तो दिस इज द स्टेप विच विल मेंटेन द पीएच ऑफ द यूरिन. और रीजन मैंने आपको बता दी कि यूरिन की पीएच को मेंटेन करना क्यों जरूरी है. यूरिन की पीएच को मेंटेन करना क्यों जरूरी है. अब जैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द ट्यूब्यूल होती है, बट मोस्टली एट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसी तरह ट्यूबुलर सिक्रीशन भी इस ट्यूबुलर रीजन में होती रहती हैं. बट मेनली द सिक्रीशंस आर रिलीज्ड एट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, और कौन सी सिक्रीशन होंगी? यहां पे मेनली हाइड्रोजन आयंस विल बी सिक्रीटेड, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस पीएच को एसिडिक पीएच में कन्वर्ट करना. तो मेनली हाइड्रोजन आयंस इज सिक्रेटेड दैट विल बी कन्वर्टिंग the pH of the urine into the acidic pH. So this is how urine formation takes place through nephrons. ठीक है, तो nephrons का मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन. यूरिन फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन. ठीक है भाई, अब यूरिन फॉर्मेशन हो चुकी है. द यूरिन मेनली इंक्लूड्स नाइट्रोजनस वेस्ट along with water and salts. A significant quantity is still now inside the urine. अगर इसी हालत में यूरिन को पास आउट कर दिया गया, तो एक इसकी वजह से भी फिर ये होगा कि हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स की खतरनाक हद तक डेफिशिएंसी होगी, और हो सकता है कि फिर हम उसको ओवरकम ना कर सकें. सो द नेक्स्ट वन इज द ऑस्मोरेगुलेटरी रोल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. ठीक है, और देखें हम इस चैप्टर में डिस्कस भी ऑस्मोरेगुलेशन को ही कर रहे हैं. अब जो ऑस्मोरेगुलेशन है, ये किस तरह से मेंटेन की जाती है? ऑस्मोरेगुलेशन को दो तरह से मेंटेन किया जाता है. नंबर वन, जो ऑस्मोरेगुलेशन है, इट इज मेंटेन्ड बाय
काउंटर करंट एक्सचेंज, इट इज बैलेंस्ड बाय काउंटर करंट फेनोमेनन या काउंटर करंट एक्सचेंज। अब ये जो काउंटर करंट एक्सचेंज फेनोमेना है, ये किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन को एक्सप्लेन करता है। इस काउंटर करंट एक्सचेंज को समझने के लिए हमें यहां पर डिसेंडिंग और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा देखें, काउंटर करंट एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लूप ऑफ हेनले। मैंने आपको बताया कि लूप ऑफ हेनले में ये डिसेंडिंग लिंब है और ये असेंडिंग लिंब है। डिसेंडिंग लिंब थिनर है, असेंडिंग लिंब थिकर है। बाकी डिटेल्स मैंने यहां पर शेयर की कि डिसेंडिंग लिंब अलाउज ऑस्मोसिस, जबकि असेंडिंग लिंब डू नॉट अलाउ ऑस्मोसिस। ठीक है। ये जो असेंडिंग लिंब है, असेंडिंग लिंब है, यहां से साल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी आउटसाइड द टिब्यूल बट नॉट इनटू द ब्लड वेसल्स, बल्कि यहां से टिब्यूल से ये साल्ट्स निकलेगा इस रीजन के सेल्स में। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ब्लड कैपिलरीज और बॉडी टिश्यूज, इनके दरमियान में जो सेल्स हैं उनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इसी तरह से ये जो ट्यूबुलर रीजन है, इसके बीच में जो सेल्स है, इनको अभी हम इंटरस्टिशियल सेल्स कह सकते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल दरमियान वाले, बीच वाले, तो ये किडनी इंटरस्टिशियम हो गया। अब यहां से साल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम, बिकॉज ये असेंडिंग लिंब है, यहां से ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब यहां पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, साल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इंटरस्टिशियम में, व्हाट विल बी है गोइंग टू हैपन, ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन चुका है। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की ये प्रॉपर्टी है कि ये पानी को तेजी से खींचना शुरू कर देता है। सो दिस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द ट्यूबुलर रीजन, डिसेंडिंग लिंब से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। वाई फ्रॉम डिसेंडिंग लिंब? क्योंकि डिसेंडिंग लिंब ऑस्मोसिस को अलाउ करती है। अब आप देखें कि डिसेंडिंग लिंब यहां पे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, असेंडिंग लिंब में ऊपर की तरफ करता है। फिर असेंडिंग लिंब से जब साल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम, तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर जो है वो ऑस्मोटिकली आउटफ्लो होता है फ्रॉम डिसेंडिंग लिंब। इसलिए इस फेनोमेनन को काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट एक्सचेंज फेनोमेनन का नाम दिया जाता है। ठीक है भाई। सो दिस इज हाउ द काउंटर करंट एक्सचेंज फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द साल्ट्स। ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है या इंपॉर्टेंट क्या लें फैक्टर है जो ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है, वो है हार्मोन्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स ऑफ द बॉडी, दो तरह के हार्मोन्स हैं जो इस ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। यहां पे दो तरह के हार्मोन्स हैं। एक है ADH, जिसकी फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बाकी इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 18 में इंशाल्लाह डिस्कस होगी। प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस and is released by posterior lobe of pituitary gland. Aldosterone is produced and released by adrenal glands. Adrenal glands, किडनीज को अगर आप देखेंगे तो किडनीज की टॉप पर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। इन एड्रीनल ग्लैंड्स का जो कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स इज गोइंग टू सेक्रेट द एल्डोस्टेरोन। ठीक है। फंक्शंस क्या हैं? ADH रीअब्सॉर्ब्स वाटर, जबकि एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ साल्ट्स। ठीक है भाई। अब ये हार्मोन किस साइड को टारगेट करते हैं? ये जो असेंडिंग लिंब है, इस साइड को एल्डोस्टेरोन ने टारगेट करना है, जबकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है
इस साइट को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने टारगेट करना है। ठीक है, सो एल्डोस्टेरोन टारगेट करेंगे असेंडिंग लिम्ब को, जबकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन टारगेट करेंगे कलेक्टिंग डक्ट को। अब क्या होगा कि जब एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है असेंडिंग लिम्ब पे, तो इस हार्मोन की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है साल्ट्स की इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। एक बात को याद रखिएगा कि जो आयोनिक मूवमेंट है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है, और उसकी डिटेल फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गिवन है। ठीक है, तो यहां पे एल्डोस्टेरोन की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी साल्ट्स की इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। ठीक है भाई, जबकि यहां पे जब साल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी तो इसका मतलब यह है कि साल्ट्स की कंसंट्रेशन को एल्डोस्टेरोन ने बैलेंस करना है। तो यूरिन देखें यहां से होता हुआ जब इधर से कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होगा, यानी यहां पे जब यूरिन एंटर होगा तो दिस यूरिन विल बी हैविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें मेनली क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट अलॉन्ग विद द साल्ट्स, जो बॉडी के लिए अननेसेसरी है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ने इसको बैलेंस कर दिए, काउंटर करंट ने इसको बैलेंस कर दिए, अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर। अब यहां से कलेक्टिंग डक्ट में मुख्तलिफ नेफ्रॉन से जब यूरिन इकट्ठा होना शुरू होता है, तो अब यहां पे आके वाटर की कंसंट्रेशन को हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो जज करता है और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब अगर हमारी बॉडी में पानी ज्यादा है, अगर हमारी बॉडी में पानी ज्यादा है, तो ये यूरिन एज इट इज पेल्विस और यूरेटर के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर पानी ज्यादा है, अगर पानी ज्यादा है तो देयर विल बी नो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड यूरिन विल बी डाइल्यूट, यूरिन विल बी डाइल्यूट। लेकिन अगर यहां से यूरिन पास करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को यह पता लगता है कि बॉडी में पानी कम है, तो अब वाटर की जरूरत है। अब देखें ऑस्मोटिकली तो वाटर यहां से एब्जॉर्ब हो नहीं सकता, क्योंकि ऑस्मोटिकली तो यहां तक एब्जॉर्ब हो चुके। अब इस पानी को जबरदस्ती रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो एट दिस स्टेज द नर्वस सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन which is released by posterior lobe of pituitary gland, और इसकी वजह से यहां से एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है वाटर की, या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो यूरिन है इट बिकम्स कंसंट्रेटेड। सो व्हेन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड द कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी फॉर्म्ड। दिस इज हाउ द लेवल ऑफ वाटर इज एडजस्टेड बाय हाइपोथैलेमिक हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और इसको डाययूरेटिक, डाययूरेसिस कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस यूरिन। तो एंटी डाययूरेटिक इसीलिए कहते हैं कि एंटी का मतलब है अगेंस्ट, और डी फॉर डाययूरेसिस या डाययूरेटिक। तो डाययूरेसिस एक्सेस ऑफ यूरिन, यानी एक्सेस ऑफ यूरिन को रोकता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन में पानी कम होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, डाइल्यूट यूरिन में पानी ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो इट इज आल्सो कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। तो ये आपके पास फंक्शन है जी नेफ्रॉन के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एंट्री टेस्ट में भी यहां से सवाल आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसको आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। मसलन आपसे पूछ दिया जाता है शॉर्ट में, व्हाट इज काउंटर करंट एक्सचेंज, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, इसी तरह आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन बिकम्स डैश व्हेन एडीएच इज सीक्रेटेड। जाहिर है वॉल्यूम ऑफ द यूरिन बिकम्स लो। ठीक है, इस तरह का एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में आता है। एफएससी में आएगा तो कहा जाएगा यूरिन बिकम्स डैश व्हेन एडीएच इज सीक्रेटेड, आंसर होगा कंसंट्रेटेड। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा फुल फ्लैज आपका 6 से लेकर 8 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ नई एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।